यस पीपल, सो डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। चलिए, ईश्वर पूछ रहा है कि सर टीडीएस में तो क्या होता है ना, बहुत सारी सेक्शन है, उसकी एप्लीकेबिलिटी ये लोग लाते हैं ना, वो 1 जुलाई से लाते हैं। इसके पीछे का रीजन है, रीजन ये है, लाइक रीजन क्या है इसके पीछे का, क्योंकि बहुत बार टीडीएस की सेक्शन ऐसी होती है ना जिसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो उसको कैसे रिजोल्व किया जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट नीड द मोर टाइम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए होता है, तो इसके लिए उसकी एप्लीकेबिलिटी वो जुलाई से लाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, अभी आपको पता है क्रिप्टो वाला जो है उस पर टीडीएस आया है। जो क्रिप्टो वाला है, वो क्रिप्टो वाले पे जो टीडीएस आया है उसकी एप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई से आई है। 1 जुलाई से क्यों आई? क्योंकि उनको उसके बारे में रिसर्च करना रहता है। उसके बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन लाया और उस नोटिफिकेशन में पूरा उन्होंने इन डिटेल बताया करके, ठीक है। और वो नोटिफिकेशन सर्कुलर लाते हैं, और वो सर्कुलर नोटिफिकेशन, क्योंकि एज में भी नोटिफाइड लिखा होता है। आप सेक्शन में तो वो क्या डालते हैं पता है कि लाइक उस सेक्शन में अगर आप देखोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो टीडीएस है वो लगेगा एज में बी नोटिफाइड। तो वो नोटिफाई करेंगे, और वो नोटिफाई करने से पहले उनको एक सर्कुलर निकालने पड़ते हैं जिससे उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा रिजोल्व किया जाए, लोगों के डाउट्स को सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए जून में नॉर्मली वो सर्कुलर आता है और फिर जुलाई से उसकी एप्लीकेबिलिटी आती है। इसके लिए टीडीएस की सेक्शन से, वो मोस्ट ऑफ टीडीएस की सेक्शन है वो जुलाई से एप्लीकेबल होती है। न्यू सेक्शन ऐसा होता है जब उसके पीछे बहुत सारे, मतलब यू कैन से दैट कंफ्यूजन, डाउट्स अराइज हो सकते हैं, इसके लिए उसका थोड़ा डेफर करते हैं और 1 जुलाई से डालते हैं। यस, जिससे उनको थोड़ा होमवर्क करने का टाइम मिल जाता है। यस पीपल, चलो अब आप एक काम करिए, आ जाइए आप अपनी बुक पे सीधा, और आपको ये बुक मिली हुई है वॉल्यूम 1 करके, ठीक है। ऐसे ऐसे वॉल्यूम 2 भी आपको मिलेगा, और उसके बाद में आपको कॉम्पैक्ट कंपाइलर मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है जो आपका बेसिक्स एंड टैक्स रेट से रिलेटेड है, कि बेसिक्स और टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। आपके एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर 23-24 रहेगा, और आपके लिए प्रीवियस ईयर 22-23 रहेगा। तो आपके एग्जाम के लिए जब हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर 22-23, और उसका जो असेसमेंट ईयर है वो 23-24 है, वो आपका असेसमेंट ईयर रहेगा। चलिए, प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं? तो प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं? तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल दूं कि प्रीवियस ईयर वो वाला ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं। मीन्स प्रीवियस ईयर को मैं आपके लिए ऐसा एक बार के लिए बोल सकता हूं, दैट इज द ईयर ऑफ इनकम। जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर जो है ना, वो असेसमेंट ईयर वो वाला ईयर रहता है जिस ईयर में आप उस पर टैक्स पे करते हैं, दैट इज ईयर ऑफ टैक्स। आप ऐसा बोल सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ईयर ऑफ टैक्स। तो प्रीवियस ईयर 22-23 मीन्स इस पर्टिकुलर ईयर में हम क्या कर रहे हैं, इनकम को अर्न कर रहे हैं। तो जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, तो आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये 22-23 में पढ़ा रहा हूं। तो 22-23 में जो पढ़ा रहा हूं मैं, तो इसमें जो इनकम अर्न होगी उस पे अगले साल मुझे टैक्स भरना पड़ेगा इन द असेसमेंट ईयर 23-24 करके, ठीक है। चलिए, अपन सीधा चलते हैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन पे। सबसे पहले आ जाइए असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन, जो कि आपको पेज नंबर 2 पे दे रखी है। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन आपके सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दे रखी है, और ये डेफिनेशन असेसमेंट ईयर की क्या बोलती है, देखिए। असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 मंथ का ऐसा पीरियड जो कमेंस होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल एवरी ईयर। हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। एंड इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। For your examination, the assessment year 23-24 is a period of 12 months commencing from the 1st April 2023 and ending on 31st March 2024. So in simple word, assessment year 12 मंथ का पीरियड रहता है जो कि प्रीवियस ईयर के बाद में चालू होता है, और ये 12 मंथ का ही हमेशा होगा। प्रीवियस ईयर किसको बोलेंगे? तो देखिए, प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर है, दैट इज कॉल्ड योर प्रीवियस ईयर। फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 द प्रीवियस ईयर शेल पीरियड ऑफ द 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 का रहेगा। एंड द टोटल इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर शेल बी टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। अब एक और चीज समझना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसका एक रेफरेंस आगे आएगा जब मैं ट्रस्ट का टॉपिक पढ़ाऊंगा। असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ का होता है। असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज फॉर 12 मंथ। लेकिन प्रीवियस ईयर है ना, वो 12 मंथ से कम का हो सकता है। ऐसा कब होता है? अगर आपका कोई बिजनेस नया स्टार्ट होता है, या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलता है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, आपने बिजनेस अक्टूबर में चालू किया,
तो आपका जो प्रीवियस ईयर है ना, वो फिर अक्टूबर से लेके और मार्च रहेगा। तो प्रीवियस ईयर कैन बी द लेस देन 12 मंथ, बट असेसमेंट ईयर विल बी ऑलवेज ऑफ द 12 मंथ, हमेशा 12 मंथ का ही होने वाला है। बट प्रीवियस ईयर आपका 12 मंथ से कम हो सकता है, बिकॉज जिस ईयर में आप कोई नया बिजनेस चालू करते हैं या नया सोर्स ऑफ इनकम आता है, तो उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, सोर्स के लिए प्रीवियस ईयर जब वो आया वहां से लेके 31 मार्च तक रहता है, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो, अब आप एक बात बोलोगे प्रोवाइडेड दैट, क्योंकि बहुत सारी सेक्शंस हम पढ़ेंगे, वहां लिखा होगा प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड मींस प्रोवाइजो, या जिसको प्रोविजो बोल सकते हैं। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है? प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है? प्रोवाइजो, प्रोवाइजो मींस हमेशा कभी भी अगर एक्सेप्शन डालनी है सेक्शन में, अब सेक्शन है, ठीक है, और उस सेक्शन में एक्सेप्शन डालनी है कि भाई ये सेक्शन है, इसमें कुछ एक्सेप्शन पुट करनी है, देन दे ऑलवेज पुट द प्रोवाइजो। कि लाइक एक सेक्शन बना दी, उसमें अगर एक्सेप्शन डालनी है, देन दे ऑलवेज पुट द प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट। जो पहला पहला जो प्रोवाइजो रहेगा उसमें लिखा होगा प्रोवाइडेड दैट करके, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट। दूसरा प्रोवाइजो होगा, उसमें लिखा होगा प्रोवाइडेड फर्दर दैट, या फिर प्रोवाइडेड ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट करके, ठीक है, ऐसा लिखा होगा। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट या ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी प्रोवाइजो रहेंगे उसमें हर जगह ये लिखा होगा फर्दर प्रोवाइडेड दैट और प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट करके, ठीक है। तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट या प्रोवाइडेड फर्दर दैट मींस एक्सेप्शंस क्रिएट करने के लिए वो लोग प्रोवाइजो इंसर्ट करते हैं। तो चलिए यहां पे एक प्रोवाइजो दे रखा है असेस प्रीवियस ईयर के नीचे, ये प्रोवाइजो क्या बोलता है, देखिए, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप, अगर आपका न्यूली सेटअप क्या है, बिजनेस या प्रोफेशन, और सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू द एग्जिस्टेंस, नया सोर्स ऑफ इनकम है जो कमिंग इनटू द एग्जिस्टेंस आ रहा है in that financial year, the previous year shall be the period beginning with the date of setting up of the business or profession, or as the case may be the date on which the source of income newly comes into the existence and ending of that financial year। तो कुल मिला के अगर ऐसा कोई पूछे कि previous year can be less than 12 month, आंसर इज yes, हो सकता है, बट असेसमेंट ईयर जो होता है ना, वो हमेशा आपका 12 मंथ का पीरियड होता है। तो देखिए आपके एग्जाम के लिए नॉर्मली जो ये प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ का ही होगा, ऐसा कभी एक्सेप्शन केस आएगा नहीं। एक जगह मैं आपको बताऊंगा जहां पे एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे ट्रस्ट के केस में, वहां पे वापस ये पॉइंट एक बार आएगा। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24, इस पर्टिकुलर पीरियड में जो आप इनकम कमाएंगे उस पर इस पर्टिकुलर पीरियड में आप क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। चलिए अब एक बात समझते हैं यहां इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है। तो इंट्रोडक्शन में इनकम टैक्स इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है। Entry number 82 of the Union List, that is list 1 in the 7th schedule of the Article 246, means आपका जो Constitution of India का Article 246 है उसका जो 7th schedule है उसमें ये लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट वगैरह of the Constitution of India has given the power to Parliament to make the laws on taxes on income other than the agriculture income। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी किसी भी इनकम पे टैक्स का लॉ बना सकती है पार्लियामेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। Entry number 46 of the state list gives the power to state government to make law on tax on the agriculture income। जो तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम है ना, वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और स्टेट लिस्ट की जो एंट्री नंबर 46 है वो उनको पावर देती है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकता है। चलिए अब अपन चलते हैं इनकम टैक्स लॉ में। लॉ में क्या क्या पढ़ेंगे, तो लॉ में सबसे पहले आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे। इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट इज अ मेन सोर्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। मेन विराट कोहली, मींस विराट कोहली नहीं, अभी रोहित शर्मा करके जो कैप्टन है वो यही है। इट प्रोवाइड डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम, कि टोटल इनकम कैसे निकालनी है, टैक्स लाइबिलिटी एंड प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में लगता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम द 1 अप्रैल 1962 से ये फोर्स में आया। एंड इट कंटेन्स सेक्शन 1 से लेकर और 298 तक की सेक्शन है। तो इनकम टैक्स में अगर आपको कोई पूछता है कि कितनी सेक्शन है, तो आप बोलोगे कि सेक्शन नंबर 1 से चालू होता है और 298 तक की सेक्शन है। आप बोलोगे क्या सर ओनली 298 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, आंसर इज नो।
मैं बता दूं इनकम टैक्स जो एक्ट है उसमें 500 के करीब सेक्शन है। अब आप बोलोगे यहां तो 298 लिखा हुआ है सर, यहां 298 उन्होंने नंबर वाइज लिखा हुआ है। कैसे कि जैसे 1 2 3 4 5, लेकिन आप देखोगे जब मैं सेक्शन 35 पढ़ाऊंगा तो 35 सेक्शन में कितनी सारी सेक्शन हो जाएगी, क्योंकि अपन देखेंगे 35 है डी है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला, 35 में भी डी डी जो है वो आपका अमलगमेशन डी मर्जर वाला, 35 डी डी ए है, 35 ए डी है, 35 है करके, ठीक है, 35 सी सी ए सी 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 है, 35 सी सी डी है। तो मैं बताऊं 35 में ही 10-15 सेक्शन है। तो इन्होंने नंबर वाइज काउंट करके दिया, नंबर मतलब जैसे जैसे 35 तो ये बोलते हैं 35 इज एक सेक्शन, फिर 36 37 ऐसा ऐसा करके आपका नंबर जो है, जब आप एक्ट देखोगे तो ऐसा करके नंबर आपका 298 तक आता है, बट एक्चुअल सेक्शन इज मोर देन 500 से ज्यादा है वो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन है। और उसमें शेड्यूल है, दैट इज द शेड्यूल नंबर 1 से लेके और आपका 14 शेड्यूल्स है, उतने शेड्यूल्स इनकम टैक्स एक्ट में है। It undergoes a change every year by annual finance act passed by parliament and other legislation like taxation law amendment act and all। तो इसमें changes है वो every year होते हैं through either योर फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं या फिर किसके थ्रू होते हैं, कुछ अमेंडमेंट लॉ आते हैं, अमेंडमेंट एक्ट आते हैं, जैसे मैं ऑर्डिनेंस की बात कर रहा था वो ऑर्डिनेंस के थ्रू। अब एक चीज समझना इसके रूल्स। इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर सीबीडीटी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स टू मेक द रूल्स। जितने भी तुम्हारे फॉर्म्स है, जितने भी आपके आईटीआर फॉर्म्स है ना, आप आईटीआर 1 2 आईटीआर 2 3 4 की इसकी बात करते हो, आईटीआर फॉर्म कहां दे रखे हैं, इनकम टैक्स रूल्स में दे रखे हैं। तो ये रूल्स से आते हैं। जितने भी प्रोसीजरल पार्ट है या प्रिंसिपल ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स है, ये सब आपके कहां दे रखे हैं, रूल्स में दे रखे हैं। अब समझते हैं फाइनेंस एक्ट क्या होता है। तो फाइनेंस एक्ट जो है उसमें सबसे पहली चीज, इसके 3 इवेंट होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटिंग द बिल, हर साल एक बिल प्रेजेंट किया जाता है। मैं ऑलरेडी आपको ब्रेक से पहले ये चीजें बता चुका हूं। Every year, the finance minister present a finance bill in the parliament, which contain various amendment proposed to made in the direct and indirect taxes. Finance Bill 2022 presented by Nirmala Sitharaman ji on the 1st Feb 2022, means इसी साल 22 में 1st Feb को इन्होंने जो बिल प्रेजेंट किया था, that is Finance Bill 2022। उसके बाद क्या होता है, अप्रूवल एंड असेंट ऑफ द बिल। As soon as bill passed by both the houses of parliament and thereafter receive the assent of the president, it become the finance act. Finance Bill 2022 become the finance act on 30th March 2022। मैंने बोला था ना नॉर्मली 31 मार्च से पहले पहले वो सब एक्ट बन जाता है। तो 30th मार्च 2022 को इन्होंने प्रेसिडेंट का साइन हो गया और वो एक्ट बन गया। उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं फिनेंस एक्ट में। The amendment proposed therein are then incorporated in the income tax act। income tax act में incorporate होते हैं। and the finance act brings the amendments to the direct tax law and provide the tax rate also। finance जो act होता है उसमें tax rate भी दे रखी है होती है और जितने भी amendments होते हैं वो amendments दे रखे होते हैं। चलिए अब है ना, इसके जो फिनेंस एक्ट होता है उसके शेड्यूल होते हैं और फर्स्ट शेड्यूल के 4 पार्ट होते हैं। जो फाइनेंस एक्ट है उसका फर्स्ट शेड्यूल जो होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में नॉर्मली टैक्स रेट से रिलेटेड बातें होती है। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें हमेशा टैक्स रेट की बात कर रखी होगी, टैक्स रेट की, टीडीएस रेट की, वो बात कर रखी होगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट कंटेन द 4 पार्ट विच स्पेसिफाई द रेट्स ऑफ टैक्स। तो फाइनेंस एक्ट अगर आप देखोगे, अगर आप आपके पास ऑफिस में जाके देखोगे, उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल होता है उसके 4 पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट क्या कौन सा होगा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू करंट असेसमेंट ईयर। सबसे पहले पार्ट में यह दिया होगा कि करंट असेसमेंट ईयर की टैक्स रेट क्या है। और करंट असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि लास्ट प्रीवियस ईयर के लिए करंट असेसमेंट ईयर। इसका मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप एक बात बताओ, आपके लिए असेसमेंट ईयर 23-24 एप्लीकेबल है, मींस ये जो फाइनेंस एक्ट आया वो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए है, बट अभी असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 22-23 चल रहा है। तो सबसे पहले पार्ट में टैक्स रेट्स दे रखी होती है असेसमेंट ईयर 22-23 की, असेसमेंट ईयर 22-23 की। मींस अभी जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो ना उस पे क्या टैक्स रेट है वो इसमें वापस रिपीटेड दे रखी होती है। मींस लास्ट ईयर जो है वो लास्ट ईयर जो दे रखी होती है वो आपके सेकंड पार्ट में दे रखी होती है, वो अब आ जाती है आपके फर्स्ट पार्ट में। तो जब आप फर्स्ट पार्ट पढ़ोगे ना फर्स्ट शेड्यूल का, फर्स्ट पार्ट में कुल मिला के लास्ट ईयर की टैक्स रेट दे रखी होती है, आप ऐसा समझिए करके, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या होता है,
सेकेंड पार्ट, स्पेसिफाई द रेट्स एट विच द टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, मींस इस फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस कौन सी रेट से काटना है, टीडीएस वगैरह कौन सी रेट से काटना है। तो कुल मिला के मैं बताऊं, ये आपके लिए टैक्स रेट होती है, ये आपके लिए टैक्स रेट होगी। मींस कुल मिला के ये असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो टैक्स रेट होती है वो टैक्स रेट आपके पार्ट 2 में दे रखी होती है। तो पार्ट 1 मींस करंट असेसमेंट ईयर जो अभी चल रहा है, अभी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसकी टैक्स रेट होती है। और पार्ट 2 में आगे कौन सी रेट, अभी कौन सी रेट से टीडीएस काटना है जिससे कि आगे टैक्स लगेगा, तो वो असेसमेंट ईयर 23-24 की टैक्स रेट होती है। उसके बाद पार्ट 3 गिव्स द रेट्स फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, के सैलरी में टीडीएस कैसे काटना है उसका जो मेथडोलॉजी है वो आपको पार्ट 3 में दे रखा होता है। एंड पार्ट 4 में आपको नेट एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। देखो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, बट एग्रीकल्चर इनकम को हम कंसिडर करेंगे टैक्स कैलकुलेट करते टाइम, जिसको पार्शियल इंटीग्रेशन बोला जाता है। इंटर में आपने पढ़ा होगा ना कि आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके टैक्स निकाल दीजिए, और उसके बाद में आप एक काम करिए कि जो बेसिक एग्जामिशन में नेट एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करिए और वो वाला टैक्स लेस कर दीजिए। वैसा कुछ करते थे ना पार्शियल इंटीग्रेशन, वो आपको दे रखा है पार्ट 4 में दे रखा होता है। तो देखो फाइनेंस एक्ट जो होता है, फाइनेंस एक्ट का जो शेड्यूल 1 होता है, 1 में 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका लास्ट ईयर की टैक्स रेट, ऐसे याद रखिए। दूसरे पार्ट में करंट ईयर की टैक्स रेट, जिससे कि आप जो है वो टीडीएस काट पाओगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरे पार्ट में सैलरी पे टीडीएस कैसे काटना है, एडवांस टैक्स है वो कैसे जमा कराना है। और पार्ट 4 में रहता है कि एग्रीकल्चर इनकम है उसको नेट एग्रीकल्चर इनकम का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। चलिए अब एक बात बताइए, उसके बाद आपको लॉ पढ़ने के लिए सर्कुलर नोटिफिकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए फ्रॉम द सीबीडीटी। मुझे ये बताइए कि सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या फर्क है, कोई बता सकता है सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या फर्क है? क्या सर ये सर्कुलर है और ये नोटिफिकेशन है? बताइए। सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या फर्क है? किसी ने बोला सर्कुलर बड़ा डिटेल में होता है, सर्कुलर और क्लेरिफिकेशन होता है, एक्सप्लेनेशन होती है। यश बोलता है सर्कुलर इज मैंडेटरी, सर्कुलर कम फर्स्ट, आफ्टर दैट कम्स नोटिफिकेशन। अच्छा, सर्कुलर बाइंडिंग है, सर्कुलर इज मैंडेटरी। ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है वो नोटिफिकेशन होता है। चलो, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे टैक्स एडवाइजर बैठे हैं, लॉ एडवाइजर बैठे हैं, उन्होंने जो एडवाइस किया है, जो उन्होंने लग यहाँ पे बातें बताई है, बता ही नहीं सकता मैं कैसी कैसी बातें बताई है इन्होंने। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर्कुलर और नोटिफिकेशन की। पहली चीज सर्कुलर, सर्कुलर जो है ना वो एक क्लेरिफिकेशंस होते हैं, क्लेरिफिकेशंस होते हैं। और सर्कुलर जो है ना वो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि डिपार्टमेंट के इंटरनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए यूज होते हैं। तो डिपार्टमेंट अपने ऑफिसर्स के लिए वगैरह सर्कुलर्स इशू करते हैं। सर्कुलर इज जस्ट अ क्लियरिफिकेशन। अब एक बात समझना, नोटिफिकेशन क्या होता है कि अगर मान लो कोई चीज को नोटिफाई करनी है, नोटिफाई करना है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आज से जीएसटी की रेट है, वो फूड्स वगैरह पे भी उन्होंने जीएसटी लगा लिया, और वो फूड्स आइटम जो है पैकेज फूड आएगा उस पर 5% जीएसटी है। या हॉस्पिटल बेड्स पे उन्होंने बोला 5% की रेट से जीएसटी लगेगा, अगर पर बेड का पर डे का अगर फीस है वो आपका 5000 से ज्यादा है तो वो आज से क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। तो कोई भी अमेंडमेंट्स होते हैं ना, अमेंडमेंट्स को प्रभावी करने के लिए, प्रभावी करने के लिए मींस उसको इंप्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं। बिकॉज आप एक्ट पढ़ोगे तो बहुत जगह ऐसा लिखा होता है एज मे बी नोटिफाई,
तो नोटिफाई का मतलब उसको फिर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा कि चलो आज से ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा, तो दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन है ना वो सबके लिए है, मींस आपके लिए भी है, डिपार्टमेंट के लिए भी है, ये सबके लिए है, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल, सबके लिए मैंडेटरी है। मींस आपके लिए भी मैंडेटरी है, हमारे लिए भी मैंडेटरी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी मैंडेटरी है। सो नोटिफिकेशन इज मैंडेटरी, यू हैव टू फॉलो दैट नोटिफिकेशन। आप ये नहीं बोलोगे आज से करके नहीं नहीं ये तो रेट नोटिफाई मैं तो नहीं मानूंगा करके, ठीक है मैं तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आपको फॉलो करना पड़ता है। सर्क्यूलर जो होता है ना, सर्क्यूलर सर्क्यूलर बोलते हैं कि डिपार्टमेंट के इंटरनल पर्पस के लिए होते हैं, बट नॉर्मली ये सबके लिए होते हैं, कॉमन क्लियरिफिकेशंस के लिए होते हैं। सर्क्यूलर आर नॉट बाइंडिंग टू यू, आप पे ये बाइंडिंग नहीं है। अगर आपके लिए कोई बेनिफिशियल सर्क्यूलर है तो आप फॉलो करिए, अगर बेनिफिशियल नहीं है और आप फॉलो नहीं करते तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग है, मतलब डिपार्टमेंट को ये मानना पड़ेगा करिए, ठीक है, डिपार्टमेंट को सर्क्यूलर मानना पड़ेगा, इट इज बाइंडिंग फॉर डिपार्टमेंट बट इट इज नॉट बाइंडिंग टू यू। If it is favorable for you, if it is like more beneficial for you, then you can follow the circular. Otherwise डिपार्टमेंट के लिए तो बाइंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल लेता हूं, एक बात बताइए मुझे, आपके ऑफिस में आपने ऐसा देखा होगा कि आपके सर की फीस है, जैसे प्रोफेशनल फीस है, वो प्रोफेशनल फीस है वो 1 लाख की है, 1 लाख इज अ प्रोफेशनल फीस। उस पे आपने जीएसटी ऐड किया 18% की रेट से 18,000 रुपीज, सो टोटल कम्स टू 1,18,000। मुझे एक बात बताइए, टीडीएस आप जब काटते हैं 194J में कौन से अमाउंट पे काटते हैं? टीडीएस जब आप काटेंगे 194J में तो कौन से अमाउंट पे काटेंगे नेहा? 194J में सर का टीडीएस कटा होगा हर बार, तो कौन से अमाउंट पे आप टीडीएस काटेंगे? यहां पे बहुत सारे लोगों ने जो जवाब दिया है दैट इज द सर आप 10% काट लीजिए 1 लाख पे, तो 1 लाख पे आप 10% काटते हैं, तो आप जो टीडीएस है ना वो काटते हैं कि 1 लाख का 10%, 10,000 रुपीज आपने टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया। अब एक बात समझना, अगर मान लो हो सकता है आपको पता नहीं था और आपने क्या किया कि टीडीएस पूरे पे काट लिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा होता है बहुत बार कि जो अमाउंट था 1,18,000 और उस पे आपने 10% की रेट से टीडीएस काट लिया 11,800 और आपने काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया। क्या आपने ये गलत किया है? आंसर इज कोई दिक्कत नहीं। ये एक बात बताऊं, जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटना है, इसका एक सीबीडीटी का सर्क्यूलर है, सर्क्यूलर में लिखा हुआ है कि जीएसटी कंपोनेंट पे आप टीडीएस नहीं काटोगे तो चलेगा। अब आपको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी। तो तुमको अगर फॉलो करना है तो आप कर लो, बेनिफिशियल है अपने लिए कि चलो यार बेनिफिशियल है रिसीवर के लिए भी कि टीडीएस है वो ओनली 1 लाख पे काटना है, इट इज बेनिफिशियल सर्क्यूलर, यू शुड फॉलो दैट। बट अगर आप नहीं काटते हो, फॉर एन एग्जाम्पल गलती से आपने टीडीएस पूरे यहां पे 1,18,000 पे काट लिया, तो क्या आपने कुछ गलत कर दिया? आंसर इज नो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है, मैं तो बहुत बार क्या करता हूं पता है, टीडीएस बहुत ज्यादा कटवा लेता हूं, 50-50% टीडीएस कटवा लेता हूं, बिकॉज बेस्ट वे टू अवॉइड द एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट, जो ये 234A B और C का जो इंटरेस्ट लगता है ना, ए का तो तब लगेगा जब रिटर्न लेट फाइल करते हो, बी का इंटरेस्ट है वो शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाद में लगता है, बट 234C जो है वो 234C तो हर इंस्टॉलमेंट जो है उसके डेफरमेंट पे एडवांस लगता है, एडवांस टैक्स लाइक एडवांस टैक्स की डेफरमेंट पे इंटरेस्ट लगता है। तो एक बार क्या हुआ, मान लो मैंने एडवांस टैक्स भरना ही भूल गया, मेरी 2 इंस्टॉलमेंट चली गई, एडवांस टैक्स भरना भूल गया, अब मैं क्या करूं? तो मैं बहुत बार क्या बोलता हूं कि जो मेरे वेंडर है फॉर एन एग्जांपल जो मुझे पेमेंट करेंगे, उनको मैं बोलता हूं आप 10% नहीं, आप 100% टीडीएस काटो, और वो 100% टीडीएस काट लेते हैं, बहुत बार 100% टीडीएस कटवा देता हूं, मैं ज्यादा टीडीएस कटवा देता हूं, तो जिससे क्या होता है कि मेरा टीडीएस एडवांस टैक्स की जगह टीडीएस चला गया, तो मुझे 234C का जो इंटरेस्ट है ना वो नहीं बैठता। ये एक प्लानिंग होती है प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग करते हैं, आप भी कर सकते हो, आप भी ये एडवाइस कर सकते हो अपने क्लाइंट से कि अगर एडवांस टैक्स भरना भूल गए तो जो उनको इनकम आती है उनसे बोलिए थोड़ा ज्यादा टीडीएस काट ले, तो टीडीएस ज्यादा काटे जिससे वो एडवांस टैक्स को कंपनसेट कर ले, और वो इंटरेस्ट जो डेफरमेंट का 234C का इंटरेस्ट है वो आपको ना बैठे करके, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर नोटिफिकेशन फ्रॉम द सीबीडीटी।
सर्क्यूलर आर इशूड बाय द सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या करती है? सर्क्यूलर इशू करती है। टीडीएस टॉपिक जब अपन पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारे सर्क्यूलर है। अभी जैसे वो क्रिप्टो वाला जो आया उसके ऊपर भी बड़ा सा उन्होंने सर्क्यूलर दे रखा है करके, ठीक है। एक और अभी आपको पता है, एक और लास्ट अभी जो अमेंडमेंट हुआ था कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर रहते हैं उनको अगर कुछ भी आप बेनिफिट वगैरह देते हो, किसी को भी, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या बिजनेस में कोई भी आप बेनिफिट देते हो तो उसमें आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। उसमें एक पॉइंट वो भी है कि ये जो YouTube पे इन्फ्लुएंसर रहते हैं, पता है YouTube पे इन्फ्लुएंसर रहते हैं और वो बोलते हैं कि ये देखिए प्रोडक्ट, ये क्रीम लगाने के बाद आप ऐसे हो जाओगे, ये ऐसे यूज करते हैं, तो उनको जो वो प्रोडक्ट दिया है ना उस प्रोडक्ट पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर वो वापस कर रहे हैं तो नहीं तो उस पर काटना पड़ेगा। ये सर्क्यूलर में दे रखी है चीजें। तो सर्क्यूलर मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको टीडीएस पढ़ाऊंगा, उसमें काफी सारे सर्क्यूलर है, बहुत सारे सर्क्यूलर है कि ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को जो ये प्रोडक्ट जो डिस्प्ले करते हैं, मार्केटिंग करते हैं और वापस अगर वो नहीं लेते हैं, वापस उनको कंपनी को नहीं देते तो उस पर भी टीडीएस है, वो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम वहां पढ़ेंगे। 194 क्यू से रिलेटेड बहुत सारे सर्क्यूलर चीजें हैं। 194 लाइक क्या बोलते हैं, 194 क्यू से रिलेटेड है, ओ से रिलेटेड है, काफी सारे सर्क्यूलर्स है वो आपको मिलेंगे। चलिए, तो क्या लिखा है? सर्क्यूलर आर इशूड बाय द सीबीडीटी टू क्लेरिफाई द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सर्टेन प्रोविजन कंटेन इन द एक्ट। उसका मीनिंग है, उसका स्कोप बताने के लिए ये इशू किए जाते हैं। नोटिफिकेशन आर इशूड बाय आइदर गवर्नमेंट और सीबीडीटी गिव इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो एक्ट का इफेक्ट देने के लिए नोटिफिकेशन इशू होता है। जैसे एक्ट में आप बोलते हो ना टू बी नोटिफाइड, तो नोटिफाइड मतलब जिस दिन नोटिफाई होगा उस दिन से कर देंगे अगर, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। क्या आज से खाने के प्रोडक्ट पे जीएसटी का रेट 5%, मींस मानना ही है आपको 5%। सर्क्यूलर आर बाइंडिंग टू द असेसिंग ऑफिसर मींस डिपार्टमेंट but not to the assessee and courts. However, assessee can take the advantage of the circular which are beneficial to them. जो जो अपने लिए beneficial circular है उसके अपने एडवांटेज ले सकते हैं। अब एक चीज समझना, आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके इनकम टैक्स लॉ पढ़ोगे। वेरियस इश्यूज which are arise out of the provision of act are decided by the high court and supreme court. The supreme court is the apex court of the country. बहुत बार ऐसा होगा apex court बोला होगा, apex court नहीं है बोला, तो apex court मतलब supreme court। supreme court एक ही है इंडिया में। And the law laid down by the supreme court is the law of land. अब एक बात समझना, जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो फाइनल है, मींस उसके आगे आप कहीं नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, दैट इज द फाइनल डिसीजन। The decision given by the various high court will apply in the respective state in which the such high court have the jurisdiction. अब एक बात बताना, एक चीज समझना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना वो पूरे इंडिया पे लगेगा। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, इट इज एप्लीकेबल फॉर होल इंडिया। आप फिर ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, हाई कोर्ट्स का जो जजमेंट है इनकम टैक्स में, वो हाई कोर्ट का जजमेंट उस जुरिस्डिक्शन पे ही बाइंडिंग होता है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट आया तो वो हम मुंबई वालों को मतलब नहीं है। हम मुंबई वाले, मान लो फॉर एन एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक एक्सपेंडिचर डिसअलाउड किया, किसने किया? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। तो हम नहीं मानेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको अलाउ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देयर इज लाइक जो हाईकोर्ट के जजमेंट होते हैं ना वो उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन पे बाइंडिंग होते हैं, उस जुरिस्डिक्शन वालों को तो मानने ही पड़ते हैं। बट लाइक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दैट इज बाइंडिंग टू होल इंडिया। अब एक और चीज समझना, यहां पे आप पहली जो लाइन है उसमें ये लिखा हुआ है कि एपेक्स कोर्ट का जो जजमेंट है दैट इज द लॉ ऑफ लैंड, मींस यहां पे आपका ये लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा। मींस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज अ लॉ जब तक कि लॉ में चेंज नहीं होता। जब तक लॉ में चेंज नहीं होता ना तब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज अ लॉ। अगर लॉ में चेंज करके, क्वेश्चन ही आता है कि क्या लॉ में चेंज करके और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उड़ा सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, गवर्नमेंट को गुस्सा आया, बोला ऐसा जजमेंट देते हैं, तो क्या लॉ में चेंज करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्या उड़ा सकते हैं? आंसर इज यस, उड़ा सकते हैं। पार्लियामेंट के पास कितना बड़ा पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, अपनी गवर्नमेंट खुश नहीं है उससे, वो लॉ में चेंज करेगी और लॉ में चेंज करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई कर देंगे। बट जब तक लॉ में चेंज नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज अ लॉ। ऐसा हुआ, बहुत बार हुआ करके, ठीक है, बहुत बार नहीं बहुत बार हुआ करके, ठीक है। और कांग्रेस के टाइम पे तो बहुत ज्यादा हुआ ऐसा। और कैसे होता था, मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो आप वेरी फेमस एग्जांपल आपने सुना होगा। एक कंपनी का नाम था वोडाफोन। एक कंपनी का नाम था वोडाफोन, अभी भी है यार, कहां था क्या है वोडाफोन। तो वोडाफोन का केस लो आपने थोड़ा बहुत मार्केट में सुना होगा, क्या हुआ था कैसे हुआ था, उसके बारे में ब्रीफली आपको मैं बताना चाहता हूं करके, ठीक है। ब्रीफली आपको बताना चाहता हूं वोडाफोन के केस को लेके कि वोडाफोन जो है ना भाई साहब, उसने तो इतनी बेइज्जती कराई ना अपनी इंडिया की, क्या बताऊं मैं आपको। चलिए,
मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताता हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ये लोग नलीफाई करते हैं, कैसे क्या करते हैं, समझते हैं। थोड़ा सा आपको ब्रीफली आइडिया देता हूं कि हुआ क्या था। इंडिया में एक कंपनी थी जिसका नाम था हच एस आर। हच एस आर लिमिटेड, ये एक इंडिया का कंपनी था, ठीक है। अब हच एस आर लिमिटेड एक इंडियन कंपनी था और फॉरेन का एक मॉरिशस में कंपनी थी, केमन आइलैंड में बना रखी थी उन्होंने करके, ठीक है। और वो जो कंपनी थी उसका नाम था सीजीपी, सीजीपी करके, ठीक है। आप सीजीपी उसका नाम था, सीजीपी करके एक नाम था। ये थी केमन आइलैंड में। और सीजीपी की एक होल्डिंग कंपनी थी जिसका नाम था हचिसन, जो मेन हचिसन जो हांगकांग में थी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करना इसमें हुआ क्या था कि ये जो इंडिया की कंपनी है जिसका नाम है हच एस आर, ये इंडिया में हच का टावर, हच का मोबाइल, जो हच की सिम कार्ड है, हच का जो नेटवर्क है, सर्विस प्रोवाइडर था, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी हच एस आर। अब हच एस आर की होल्डिंग कंपनी जो है वो थी सीजीपी, जो कि मॉरिशस में है, ये होल्डिंग कंपनी थी। और इंडिया वाली कंपनी क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई। इसका कुछ 67% शेयर है वो सीजीपी के पास में था, और सीजीपी थी वो मॉरिशस में थी। अब एक बात समझना, सीजीपी की 100% होल्डिंग कंपनी जो थी वो हचेसन हांगकांग वाली थी। 100% होल्डिंग कंपनी है वो हचेसन हांगकांग वाली थी, ये होल्डिंग कंपनी थी। और यहां सीजीपी बन गई आपकी सब्सिडरी कंपनी। तो समझना, इंडिया का कंपनी, इंडिया की होल्डिंग कंपनी मॉरिशस की, मॉरिशस केमन आइलैंड में 2-3 कंट्री में वो मिला के उन्होंने कुछ बनाया था, उसका स्ट्रक्चर आप पूरा वो पढ़ोगे जजमेंट तो पता चलेगा। आप ये समझिए मॉरिशस में थी सीजीपी, और सीजीपी की होल्डिंग कंपनी हचेसन हांगकांग में। एक बात बताऊं, ये कंपनी इंडियन कंपनी है, बट ये दोनों जो कंपनी है, ये वाली कंपनी और ये वाली कंपनी फॉरेन कंपनी, ये दोनों कंपनी है जो फॉरेन कंपनी है। एक तो सीजीपी इज अ फॉरेन और हचेसन हांगकांग इज अ फॉरेन, ये दोनों फॉरेन कंपनी है। हच ग्रुप जो था, हचेसन हांगकांग वाला जो ग्रुप, वो इंडिया के इस कंपनी को बेचना चाहता था, हच एसआर को। हच एसआर से ये लोग बाहर जाना चाहते थे, हच एसआर को ये बेचना चाहते थे। तो उन्होंने बोला आप बिड लगाओ। तो बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां थी, उन्होंने इंटरेस्ट बताया हचिसन को खरीदने के लिए, हच इंडिया वाला जो था उसको खरीदने के लिए, बिकॉज अच्छी कंपनी थी। और उस टाइम पे आपको बताऊं हच का नेटवर्क वॉज बेस्ट करके, ठीक है। एयरटेल से भी अच्छा था, बीएसएनएल जो था उससे भी उतना तो अच्छा नहीं था, बट हच का नेटवर्क अच्छा था और बहुत अच्छा चलता था। बहुत अच्छे अच्छे पैकेज मिलते थे, वो ऐड देखते थे उसमें, वो कुत्ता आता था छोटा सा करके, ठीक है, वो वाला हच, वेर एवर यू गो वी फॉलो, वो वाला। अब हुआ क्या, अब दो चीजें हो सकती है कि ये इंडिया की कंपनी को बेचना है, लेकिन इंडिया की कंपनी को अगर बेचते हैं तो कैसे बेचा जाए। दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये सीजीपी क्या करे, सीजीपी जो मॉरिशस की कंपनी है, ये इंडियन कंपनी के शेयर बेच दे। भाई इंडियन कंपनी ये है, सीजीपी होल्डिंग है, तो सीजीपी क्या करे, इंडियन कंपनी के शेयर है वो बेच दे। और इंडियन कंपनी के शेयर किसको बेच दे, जो खरीदने वाला है उसको इंडियन कंपनी के शेयर बेच दे। लेकिन जैसे ही इंडियन कंपनी के शेयर बेचेंगे करके, ठीक है, जैसे ही इंडियन कंपनी के शेयर बेचेंगे तो इंडिया में टैक्स लगेगा। क्योंकि इंडिया का लॉ ये बोलता है कि व्हेन यू ट्रांसफर द इंडियन असेट तो इंडिया में टैक्स लगेगा। इंडियन कंपनी का शेयर है वो अगर आपने ट्रांसफर किया तो इंडिया में टैक्स लगेगा। तो यहां पे अगर ये इंडियन कंपनी के शेयर बेच दे हच एसआर लिमिटेड के, तो इंडिया में टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया। अब इनके लिए जो बायर आया, उस बायर का नाम था वोडाफोन इंटरनेशनल, वोडाफोन इंटरनेशनल। और ये कंपनी जो है वो नीदरलैंड बेस्ड कंपनी थी, नीदरलैंड बेस्ड कंपनी थी। अब ये वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी जो है वो बोलती है कि हमको ये इंडिया का बिजनेस खरीदना है। अब खरीदे कैसे, तो उन्होंने इन्हें प्लानिंग की। प्लानिंग कैसे की, इन्होंने बोला कि हम आपको इंडियन कंपनी के शेयर नहीं बेचेंगे, हम आपको इंडियन कंपनी के शेयर नहीं बेचेंगे, हम आपको इस फॉरेन कंपनी के शेयर बेच देंगे, फॉरेन कंपनी के शेयर बेचेंगे। तो हुआ क्या, हचेसन हांगकांग ने क्या किया, हचेसन हांगकांग ने क्या किया यहां पे, कि जो हचेसन हांगकांग का होल्ड जो सब्सिडरी कंपनी सीजीपी था, सीजीपी के शेयर बिक गए वोडाफोन इंटरनेशनल नीदरलैंड को। तो आप समझिए, एक हांगकांग का कंपनी एक मॉरिशस की कंपनी के शेयर बेच रहा है नीदरलैंड की कंपनी को। 3 फॉरेन कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। इंडियन कंपनी के शेयर आज भी इंटैक्ट है,
इंडियन कंपनी के शेयर पहले किसके पास थे? सीजीपी के पास। आज भी किसके पास है? सीजीपी के पास। बट सीजीपी की होल्डिंग पहले कौन थी? हचिसन हांगकांग थी। अब कौन हो गया? वोडाफोन नीदरलैंड हो गई। अब जब ये ट्रांजैक्शन हुआ, बहुत ज्यादा पैसे का, 7-8 हजार करोड़ का ट्रांजैक्शन था करके, ठीक है, 7-8 हजार करोड़ तो टैक्स ही निकाल दिया था, उससे भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन था। तो बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन, आप बड़ी वैल्यू पे ये इंडियन बिजनेस ऐसे इस मोड के थ्रू खरीदा था। किसने? वोडाफोन इंटरनेशनल नीदरलैंड ने। किससे? हचिसन हांगकांग से। सीजीपी के शेयर खरीद लिए। अब एक बात समझना, जैसे ही ये हुआ ना ऐसा करके, ठीक है, जैसे ये ट्रांजैक्शन हुआ, मार्केट में तो बहुत बड़ी न्यूज थी कि वोडाफोन बिकी है इंडिया की, हचिसन बिकी है और वोडाफोन ने खरीदा। हच का लोगो चेंज हो गया, उसकी जगह वोडाफोन का लोगो आ गया, सब चीजें शानदार सी चलने लगी। थोड़े दिन के बाद एक बॉम्बे का असेसिंग ऑफिसर, और बॉम्बे के असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया पता है? अब एक और बात बताओ मेरे को, इस चीज में एक बात बताओ, अगर टैक्स नहीं लगता है इस ट्रांजैक्शन पे, अगर लगता भी टैक्स तो किसको लगता है टैक्स? अगर लगता भी टैक्स तो टैक्स तो हचिसन हांगकांग को लगना चाहिए था ना भाई। अगर टैक्स लगता तो हचिसन हांगकांग को लगना चाहिए, क्योंकि सेलर को ही तो टैक्स लगता है प्रॉफिट पे। सेलर ने कुछ बेचा है, उस पे कुछ प्रॉफिट हुआ, तो टैक्स तो हचिसन को लगना चाहिए था, हांगकांग को लगना भी चाहिए। लगा नहीं या लगना नहीं चाहिए, बट लगता तो किसको लगना चाहिए? हचिसन हांगकांग का। तो क्वेश्चन ये आता है, ये केस लो वोडाफोन के नाम से क्यों जाना जाता है? उसके पीछे का रीजन बताता हूं। हुआ क्या, बॉम्बे का एक ऑफिसर, और बॉम्बे के ऑफिसर ने नोटिस भेजा, किसको पता है? वोडाफोन इंटरनेशनल कंपनी नीदरलैंड को। इसको नोटिस भेजा और इसको बोला कि आपने एक बिजनेस खरीदा है जो कि इंडिया का बिजनेस है, और आपने जब खरीदा है तो आपने जब ये हचिसन हांगकांग को पेमेंट किया है तो आपने उसका टीडीएस नहीं काटा। आपने उसका टीडीएस नहीं काटा, जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है, आपने टीडीएस नहीं काटा। और टीडीएस नहीं काटा तो मैं आपको असेसी इन डिफॉल्ट बना देता हूं। और एक सेक्शन हुआ करती है 201 करके हमारे इनकम टैक्स में, और 201 सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपने किसी का टीडीएस नहीं काटा तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट बना सकते हैं, और असेसी इन डिफॉल्ट बना सकते हैं तो उस केस में जितना टीडीएस था ना, 100% उसका पेनल्टी मार सकते हैं। तो इसने क्या किया, सीधा ऑर्डर बनाया, और ऑर्डर बना के और सीधा किसको दे दिया? एओ ने वोडाफोन इंटरनेशनल को, कि आपने हचिसन हांगकांग को पेमेंट किया है और ये इनकम टैक्स इंडिया में लगना चाहिए था, आपने उसका टीडीएस नहीं काटा, इसलिए हम आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाते हैं और आप जो है वो इतना पेनल्टी पे कर दो। 7-8 हजार करोड़ का कुछ पेनल्टी का ऑर्डर था, तो उसने वोडाफोन को दे दिया। वोडाफोन ने इसको चैलेंज किया बॉम्बे हाईकोर्ट में, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने चैलेंज किया, और बॉम्बे हाईकोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो बॉम्बे हाईकोर्ट में जब वो चैलेंज किया तो बॉम्बे हाईकोर्ट में वोडाफोन ने चैलेंज किया, क्योंकि अब ये केस वोडाफोन का बन गया, क्योंकि वोडाफोन को पकड़ा ना यहां से, तो पकड़ा वोडाफोन को, तो वोडाफोन का केस बन गया। वोडाफोन को बोला आप पेनल्टी भरो, ये बोलते हम नहीं भरेंगे। तो वोडाफोन बोलती है कि ये ट्रांजैक्शन जो हमारे बीच में हुआ है, हमने जो पेमेंट किया है एक हांगकांग की कंपनी को किया है, और हमने मॉरिशस की कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो हम इंडिया में कैसे टैक्स भरे? हम इंडिया में मतलब टीडीएस काटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए वो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है। ट्रांजैक्शन इंडिया में टैक्सेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ इंडियन असेट नहीं बेचा है, और जब इंडियन असेट नहीं बेचा तो इंडिया में टैक्स नहीं लगना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस ट्रांजैक्शन को पूरा समझा, इन डिटेल बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनालिसिस किया, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। किसके फेवर में पता है आपको? बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया डिपार्टमेंट के फेवर में। वोडाफोन हार गई यहां पे, और डिपार्टमेंट के फेवर में जजमेंट दिया, और बोला कि आप जो है, ये वोडाफोन को बोला कि आप जो है ना, आप फॉरेन कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, बट इस फॉरेन कंपनी के शेयर के बदले आपको इंडियन कंपनी की असेट मिल रही है, आपको इंडियन कंपनी का मैनेजमेंट ट्रांसफर हो रहा है, इंडियन कंपनी का कैपिटल असेट ट्रांसफर हो रही है, राइट टू मैनेजमेंट ट्रांसफर हो रहा है, राइट टू कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, और आप इंडियन असेट खरीद रहे हो, इस पे इंडिया में टैक्स लगना चाहिए, इसलिए आपने टीडीएस नहीं काटा, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। वोडाफोन है वो वोडाफोन हार गई बॉम्बे हाईकोर्ट में, और जब वोडाफोन हारी ना बॉम्बे हाईकोर्ट में, वोडाफोन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट गई तो इंडिया के जो बेस्ट लॉयर थे, बेस्ट लॉयर जैसे हरीश साल्वे एंड ऑल, ठीक है, उन्होंने वोडाफोन को रिप्रेजेंट किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया किसके फेवर में पता है? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया वोडाफोन के फेवर में। वोडाफोन जीत गई और बोला चलो कोई बात नहीं, यहां पे कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। वोडाफोन वॉन दैट पर्टिकुलर केस इन द सुप्रीम कोर्ट।
और वोडाफोन ने ये केस को जीत लिया और बोला इस पे कोई भी टीडीएस नहीं, कोई भी टैक्स नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया लॉ को और लॉ में पढ़ा, उसमें कहां लिखा हुआ है ऐसा कि फॉरेन कंपनी के शेयर बेचोगे तो इंडिया में टैक्स लगेगा, ये कहां है? फॉरेन कंपनी के शेयर हाउ कैन बी लोकेटेड इन इंडिया? उन्होंने बोला कि आप फॉरेन कंपनी के शेयर बेच रहे हो, मॉरिशस की कंपनी के शेयर एक हांगकांग की कंपनी बेच रही है, एक नीदरलैंड की कंपनी को, आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ के इंडिया की साइड बिकी है? लॉ में लिखा हुआ ही नहीं है। तो भैया जैसे ही ये जजमेंट आया, मतलब वोडाफोन जीत गई, लॉ मेकर्स के कान खड़े हो गए। और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो वहां पे कोर्ट ने यह भी बोला था कि वी आर हियर टू इंटरप्रेट द लॉ, नॉट टू मेक द लॉ। हम यहाँ पे लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए है, ना कि लॉ बनाने के लिए। इफ यू फील दैट कि दिस इज नॉट राइट देन यू शुड चेंज द लॉ। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हमारी वोडाफोन जीत गई उसमें करके, ठीक है, और वोडाफोन ने जो टैक्स भरा था उसका, जो उन्होंने जो पेनल्टी भरी थी उसका उनको रिफंड मिल गया। उसके बाद में हुआ क्या, प्रणब मुखर्जी वॉज फाइनेंस मिनिस्टर इन 2012, और 2012 में व्हेन प्रणब मुखर्जी वॉज फाइनेंस मिनिस्टर, ही चेंज द लॉ, ही चेंज द लॉ, उन्होंने लॉ को चेंज कर दिया 2012 में, और लॉ को चेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड मार दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को कंफर्म किया। जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको कंफर्म किया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड कर दिया। लॉ में क्या क्या चेंजेस किया वो मैं आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन पार्ट में सिखाऊंगा। एक सेक्शन होती है 9, और 9 में क्या लिखा पता है कि ये जो फॉरेन कंपनी है ना, ये फॉरेन कंपनी का शेयर की जो वैल्यू है, अगर वो इंडियन असेट से आती है, फॉरेन कंपनी के शेयर की वैल्यू अगर इंडियन असेट से आती है तो फॉरेन कंपनी का शेयर है वो डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माना जाएगा। ऐसा लॉ में चेंज किया, पढ़ेंगे वहां इन डिटेल के कैसे क्या क्या कौन कौन से वर्ड डाले। बट उन्होंने बोला कि फॉरेन कंपनी का शेयर अगर वो अपनी वैल्यू डिराइव्ड करता है इंडियन असेट से, substantially from Indian asset, then it is assumed that foreign company share is located in India। और उन्होंने ये चेंज कर दिया, और ये चेंज किया 2012 में। और ये चेंज कैसे किया पता है? ये चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट किया, कब से? 1961 से। बोला हमारा तो मानना ही 1961 से ये था, और हम तो चाहते 1961 से यही होना चाहिए था। और इन्होंने यहां पे प्रणब मुखर्जी ने बोला कि भैया ये टैक्स लगेगा, आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, आप गलत कर रहे हो करके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे, कैन एनर्जी का एक और केस था, कैन एनर्जी जो है, कैन एनर्जी का एक और केस था जिस केस में ऐसा का ऐसा हुआ था। ऐसी बहुत सारी कंपनियों के केस थे, अप्रोक्स ऐसे जो केसेस है मेरे को लगता है कम से कम 40-50 केस ऐसे हो चुके थे। तो प्रणब मुखर्जी ने रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट किया। तो मैं आपको वो बोल रहा हूं कि देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, वो लॉ ऑफ लैंड है जब तक लॉ चेंज नहीं होता। यहां लॉ चेंज हो गया और लॉ को चेंज करके बोला कि लॉ चेंज, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको टक्कर मार दी, उसको उड़ा दिया गया। और लॉ जो है, लॉ में लिखा गया कि आपको टैक्स लगेगा और इंडिया में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लॉ को चेंज कर दिया उन्होंने। अब एक बात बताओ, यहां लॉ को चेंज कर दिया 2012 में, और लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया, वापस से नोटिस भेजे वोडाफोन, केन एनर्जी और इनको, और बोला कि आप टैक्स भरो। अब हुआ क्या आगे पता है? आगे हमारा हमारा जो इंडिया जो है, इंडिया ने उसी टाइम पे नीदरलैंड के साथ में एक बायलैटरल ट्रीटी साइन की थी। बायलैटरल ट्रीटी है वो, एक साइन की थी कि हम एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करेंगे, एक दूसरे के बिजनेस को हम प्रमोट करने के लिए एक ट्रीटी साइन हुई थी नीदरलैंड के बीच में और इंडिया के बीच में। वो उसी टाइम की ट्रीटी थी, उस टाइम पे वो ट्रीटी एक्टिव थी। अब हुआ क्या कि जैसे ही वोडाफोन अपना सुप्रीम कोर्ट में हार गया, वोडाफोन ने इंटरनेशनल कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट को घसीटा। वोडाफोन है वो लेके गया इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया को, और नीदरलैंड में जो कोर्ट है, नीदरलैंड में वहां पे उनको लिया। और मैं बड़ी बात सुनो, नीदरलैंड में केन एनर्जी है, फिर ये तुम्हारा वोडाफोन वाला ये जो केस है, ये गए कहां पे? इंटरनेशनल कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहां गए करके, ठीक है। और वहां जाके और उन्होंने बोला कि ये जो इंडिया जो कर रहा है ये हमारे साथ गलत कर रहा है, कि हम जब थे वहां पे तब ये था ही नहीं लॉ, फिर ये बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट एंड ऑल, ऐसा कर रहे हैं और हमसे टैक्स ले रहे हैं। और वहां पे आईसीजे में हम हार गए, हम हार गए, मींस इंडियन गवर्नमेंट वहां पे हार गई। और मैं बताऊं, एक तो कोर्ट का जजमेंट, ऐसी कंपनी के केस में एक जजमेंट देते टाइम कोर्ट ने, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उसने क्या बोला था पता है? उन्होंने बोला था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, अब आप एक काम करिए, इनकी जो फॉरेन में जो गवर्नमेंट की एसेट है, जैसे एयर इंडिया की बिल्डिंग है उधर,
तो एयर इंडिया की बिल्डिंग है उसको के जब्त कर लो और इनका रिकवरी वापस पैसा दिलाओ, इनको क्या कंपनसेशन भी दिलाओ, इनको जो है कंपनसेशन भी दिलाओ, ये करो। तो वहां इंडिया की बड़ी बेइज्जती हुई, कहां पे? इंटरनेशनल लेवल पे। अब जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो गई करके, ठीक है, सब चीजें बड़ी ही बेइज्जती हुई, तो अभी कुछ टाइम पहले आप देखोगे, साल भर पहले हमारी निर्मला सीतारमण जी ने एक दिन आके ये बोला कि जो भी 2012 में प्रणब मुखर्जी ने गलतियां की थी हम उसको ठीक कर रहे हैं। वो गलती थी नहीं थी आई डोंट नो। और उन्होंने क्या किया, जो अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली किया था ना, उस अमेंडमेंट को हटा के, और उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो 2012 में जो जो अमेंडमेंट किए गए प्रणब मुखर्जी ने, ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं प्रोस्पेक्टिवली लगेंगे 2012 के बाद के ट्रांजेक्शन्स पे। और 2012 के जो पहले के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसको हम छोड़ देते हैं, हम माफ कर देते हैं। हमने छोड़ा, उसको हम छोड़ देते हैं, उस पर हम कुछ भी अब आर्ग्यू नहीं करेंगे, ना आपसे पेनल्टी लेंगे, ना आपसे कुछ लेंगे। और अगर आपसे हमने कुछ ले लिया है तो हम आपको रिफंड कर देंगे। हमने अगर आपसे कुछ ले लिया है तो हम आपको रिफंड कर लेंगे। और लास्ट ईयर ऐसा हुआ, जब उनसे जो जो रिकवरी हुई थी वो गवर्नमेंट ने रिफंड की। उनको फिर एक अंडरटेकिंग उन्होंने साइन की कि अब हम कहीं भी डिस्प्यूट में नहीं जाएंगे। उन कंपनियों ने लिख के दिया कि हम कहीं पे भी डिस्प्यूट में नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और अब जो है वो गवर्नमेंट ने उनको, यू कैन से दैट, एक रिलीफ दे दी करके, एक इम्यूनिटी दे दी। और ये जो अमेंडमेंट 2012 में जब किया था प्रणब मुखर्जी ने रेट्रोस्पेक्टिवली, दे मेड इट प्रोस्पेक्टिवली। और अब ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिवली है। आज भी वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो ओवरराइड किया ही उन्होंने, बट प्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में कि ये चीजें कैसे होती है। तो मेरा ये लास्ट का जो 10 मिनट का डिस्कशन था, ये मेरा आपके दिमाग में ये चीजों को क्लेरिफाई करना था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ ऑफ लैंड होता है, बट जब तक लॉ में चेंज नहीं होता, लॉ चेंज करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड किया जा सकता है। लॉ प्रोस्पेक्टिवली चेंज हो सकता है, लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज हो सकता है। को बहुत बार रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ चेंज करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पीछे से। और अगर मान लो प्रोस्पेक्टिव मींस अब जो आगे से है वो लॉ चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिवली चेंज। और फिर मैंने आपको बताया कि कैसे ये चीजें हुई थी। और हाईकोर्ट के जजमेंट है वो आपके जुरिस्डिक्शनल वाला जो एरिया है वहीं पे एप्लीकेबल होते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और यहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सेक्शन होती है सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज अ चार्जिंग सेक्शन। और ये चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है? चार्जिंग सेक्शन ये बोलती है कि इनकम टैक्स कब लगता है। जैसे जीएसटी की चार्जिंग सेक्शन होती है कि जीएसटी कब लगता है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, गुड्स को सेल करते हो, तो वहां पे जीएसटी लगेगा। तो वैसे ही सर इनकम टैक्स कब लगता है? तो इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 क्या बोलती है समझने की कोशिश करना। सेक्शन 4 बोलती है इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। मीन्स हर असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स लगेगा। एवरी असेसमेंट ईयर, ऐसा नहीं कि एक बार लग गया तो फिर नहीं लगेगा, हर साल जो इनकम होगी उस पर लगेगा। इट इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 231। जितने भी पर्सन डिफाइन किए हुए हैं उन सब पर्सन पे लगता है। पर्सन मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, उन सब पे लगता है। इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न बाय द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई उस पे लगेगा। एंड द टैक्स इज लेविड एट द रेट स्पेसिफाइड इन द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में जो रेट दे रखी होती है उस रेट से टैक्स लगता है। तो देखो एवरी असेसमेंट ईयर में लगेगा, हर पर्सन पे लगेगा, प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाओगे उस पे लगेगा, और जो फाइनेंस एक्ट में जो रेट्स दे रखी है उस रेट से आपको इनकम टैक्स लगता है। चलिए अब क्वेश्चन आता है पर्सन क्या होता है और असेसी क्या होता है। तो देखो पर्सन में इन्होंने डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 31 में। पर्सन, पर्सन ये आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है। पर्सन मींस एक तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मींस आप मैं सब, दैट इज इंडिविजुअल करके, ठीक है। और नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल। सर एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसको बोलते हैं? देखो एचयूएफ जो है ना, एचयूएफ किसको बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब मैं एचयूएफ किसको बोलेंगे तो आप लिखेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करके, ठीक है। तो एचयूएफ किसको बोलते हैं? इनकम टैक्स एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ कि एचयूएफ क्या होता है। तो इसके लिए हम हिंदू लॉ को जाके देख सकते हैं। हिंदू लॉ जो है, हिंदू लॉ को जाके देख सकते हैं। और हिंदू लॉ के हिसाब से अगर कोई जैसे हस्बैंड है, वाइफ है और उनका बच्चा होता है तो वो एक एचयूएफ एंटिटी बना सकते हैं व्हेन इट्स कम्स टू द लाइक कोई पति पत्नी और बच्चा करके, ठीक है। जैसे मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा हुआ तो हम एचयूएफ एक अलग एचयूएफ बना सकते हैं। अब एचयूएफ में जो लोग होते हैं उसको बोला जाता है मेंबर। एचयूएफ में जितने भी लोग होते हैं उनको बोला जाता है मेंबर। एंड कुछ लोग उसमें से को पार्टनर्स रहते हैं। आपने सुना होगा को पार्टनर्स। तो को पार्टनर और मेंबर दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बट एक फर्क होता है।
को पार्टनर वो लोग होते हैं कि जब भी अगर एचयूएफ की प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो वो को पार्टनर को मिलेगी, मेंबर को नहीं मिलेगी। मतलब मेंबर को पार्टनर है तो मिलेगी, बट को पार्टनर्स जो होते हैं उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है। बट मेंबर है, को पार्टनर नहीं है, तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैं अगर मान लो बात करूं मेरे घर की, तो जो वाइफ होती है और सन्स वाइफ होती है, जो वाइफ होती है और सन्स वाइफ होती है, उनका ससुराल वाली प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होता। मींस ससुराल वाली प्रॉपर्टी है उसमें वो को पार्टनर नहीं है, ससुराल वाले जो एचयूएफ है उसमें वो को पार्टनर नहीं है। लेकिन उनके जो पेरेंट्स का हिस्सा है, पापा वाला जो हिस्सा है, उसमें बेटी का हक होता है। जैसे 2005 के बाद मैं बताऊं, 5 में ऐसे जजमेंट आए और 5 में बोला गया कि बेटी और बेटे का इक्वल हक है अपने हिंदू फैमिली में। बिकॉज क्या होता था ना, 2005 से पहले तो ऐसा था कि बोलते थे बेटी का प्रॉपर्टी में, पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है। 2005 के आसपास एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और उसमें उन्होंने क्लियरिफाई किया कि नहीं, बेटी का भी हक उतना ही है जितना बेटे का है। तो आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आपने देखा होगा, देते तो नहीं है बेटी को हक करके, ठीक है। अपनी फैमिलीज में आप अगर देखोगे तो ऑब्वियसली हक है वो पूरा बेटे को ही देते हैं, बेटी को नहीं देते। कुछ कुछ डेवलप्ड फैमिली रहती है, पढ़े लिखे हैं ज्यादा, तो उसमें देते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। बट नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आपने देखा होगा बेटियों से साइन करा के ले लेते एक पेपर, और वो बोल देती है कि मेरा जो शेयर है, मैं मेरा शेयर है वो सेक्रीफाइस करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, और वो ऐसा साइन करके पेपर ले लेते हैं करके, ठीक है। और पूरा जो हक है वो बेटे को मिल जाता है। बट बेटी अगर क्लेम करना चाहे तो वो कर सकती है। ये जो मैं चीजें आपको अभी बताई, बेटी बेटा को पार्टनर मेंबर, कोई मतलब नहीं है इसका, करके आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। सिलेबस में क्या क्या है वो अपन एचयूएफ टैक्सेशन पढ़ेंगे वॉल्यूम 2 में, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो दैट इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आज की डेट में एचयूएफ का कंसेप्ट है, आप बोलोगे एचयूएफ सर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आपके भी ऑफिस में बहुत सारे क्लाइंट आते होंगे जो बोलते होंगे हमको एचयूएफ बना के दो करके, ठीक है। तो आप उनको बोलो कि एचयूएफ तुम बना के लाओ घर पे, हम उसका रिटर्न फाइल करके देंगे, ठीक है। एचयूएफ बनाना क्या होता है, एचयूएफ तो खुद को ही बनाना पड़ेगा, आप तो उसका रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब एक बात समझना, ये एचयूएफ का कंसेप्ट है ना, ये डीटीसी में नहीं है। जो डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है उसके लिए उन्होंने टास्क फोर्स बना रखा है, और डीटीसी जब आएगा ना तो डीटीसी में एचयूएफ के कंसेप्ट को हटा दिया, बोला एचयूएफ कुछ भी नहीं, कोई ऐसा। आजकल एचयूएफ क्यों बनाते हैं, सिर्फ 2.5 लाख का बेसिक एग्जामेशन लेने के लिए। ओनली 2,50,000 का बेसिक एग्जामेशन लेने के लिए लोग एचयूएफ बनाते हैं कि चलो कुछ इनकम उसमें डाइवर्ट कर लो और एचयूएफ बना दो, वैसी वाली चीजें हैं। तो इसको नए जब टैक्स लॉ, नया टैक्स लॉ जब आएगा उसमें इस एचयूएफ वाले फंडा को हटा दिया जाएगा, एचयूएफ वाला फंडा उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला कि पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, इंडिविजुअल आएगा, एचयूएफ आएगा, कंपनी, कंपनी मींस प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, सब कंपनियां। अब ये फर्क क्या है इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी में, देखेंगे जब अपन डिविडेंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे। फर्म इंक्लूड एलएलपी। एक चीज ध्यान रखना, हम इनकम टैक्स में जहां जहां पे फर्म बोलेंगे ना, आपको ध्यान रखना इट्स इंक्लूड एलएलपी ऑल्सो, मींस एलएलपी इज अ फर्म ओनली। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते होंगे एलएलपी अलग चीज है करके, ठीक है, एंड फर्म अलग चीज है। बट इनकम टैक्स में जितने भी प्रोविजन मैं आपको बताऊंगा, ऑलवेज रिमेंबर फर्म इंक्लूड एलएलपी। एलएलपी जो है वो फर्म का पार्ट है, एलएलपी जो है वो फर्म का पार्ट है। कोई फर्क नहीं है एलएलपी और फर्म में, दोनों सेम, सेम टैक्सेबिलिटी, सेम टैक्स रेट, सब चीजें सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। एक फर्क बताऊंगा आपको, जब मैं आपको सेक्शन 44 एडी पढ़ाऊंगा, 44 एडी कौन सी वाली, वो 6% और 8%, आप जो पीजीबीपी का इनकम बताते हैं, वो 6% 8% जो पीजीबीपी का इनकम बताते हैं, 44 एडी बिजनेस वाली, वो सेक्शन पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल है बट एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है कि 44 एडी वाली जो सेक्शन बताऊंगा वो पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल है बट एलएलपी पे वो एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, उसके बाद एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या होता है, आपने सुना होगा बहुत बार जॉइंट वेंचर, कि अगर दो लोग आपस में मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग, और वो अगर कोई फर्म नहीं बनाते हैं या कंपनी नहीं बनाते हैं, फर्म या कंपनी नहीं बनाते, तो उसको हम एओपी बीओआई बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फर्क क्या है दोनों में, तो दोनों में फर्क यह है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होता है ना, उसमें कोई भी मेंबर बन सकता है, कोई भी मेंबर बन सकता है, मीन कंपनी भी मेंबर बन सकती है।
एक कंपनी है, फर्म है, वो भी मेंबर बन सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और दो इंडिविजुअल है सी एंड डी, ये तीनों मिलके एक एओपी बना सकते हैं। आंसर इज यस। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है ना, उसमें ओनली इंडिविजुअल लोग होते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल लोग होते हैं, वो ही बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आते हैं। हम पढ़ते टाइम हर बार एक ही वर्ड यूज करेंगे, एओपी बीओआई। इसका जो अलग से टॉपिक आएगा टैक्सेशन ऑफ द एओपी बीओआई, उसमें हम सीखेंगे इसको कैसे टैक्स लगता है, क्या लगता है, वो सब चीजें एओपी बीओआई में अपन सीखेंगे। तो आप एग्जाम्पल के लिए ज्वाइंट वेंचर ले सकते हैं, या फिर जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट जब तक ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं होता 12 ए बी में, आजकल ट्रस्ट है वो 12 ए बी में रजिस्टर्ड होता है, तो ट्रस्ट जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता है ना, उसको तब तक अपन क्या मानते हैं, एओपी मानते हैं। जब तक उसको रजिस्टर्ड नहीं होता तब तक उसको अपन एओपी बीओआई है वो अपन मानते हैं। उसके बाद लोकल अथॉरिटी किसको बोलेंगे, तो लोकल अथॉरिटी मींस ऐसी अथॉरिटी जो पब्लिक का, गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट से जो पैसा आता है वो पब्लिक के लिए यूज करती है, दैट इज कॉल्ड लोकल अथॉरिटी। एग्जांपल के लिए जैसे मुंबई में बीएमसी है, दैट इज ब्रन मुंबई नगर कॉर्पोरेशन करके जो होती है, आपके नगर परिषद होगी, नगर पालिका होगी, ग्राम पंचायत होगी, दैट इज कॉल्ड लोकल अथॉरिटी। एंड लास्ट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब अगर कोई पर्सन ऐसा है जो इन सब में कवर नहीं होता, जो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी में कवर नहीं होता, उसको हम डालते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। जितने भी देवी देवता है करके, ठीक है, जितने भी देवी देवता है, जो भी भगवान है करके, मंदिर है, टेम्पल्स है, वो उसको हम डालते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। तो इट इज डेफिनेशन ऑफ द पर्सन। अब एक चीज समझना, असेसी किसको बोलते हैं, तो असेसी के लिए मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूं कि पर्सन, एवरी पर्सन, मतलब आप सब लोग पर्सन हो, सब लोग पर्सन हो, आप भी पर्सन हो, मैं भी पर्सन हूं, लेकिन जिस पर्सन को टैक्स पे करना है इनकम टैक्स में, वो असेसी बन जाएगा। जिस पर्सन को कोई भी टैक्स पे करना है, फीस पे करना है, कोई ऐसा इंटरेस्ट पे करना है, कोई लाइबिलिटी पे करनी है, किसमें, इनकम टैक्स एक्ट में, उस पर्सन को हम असेसी बोल देंगे। तो मैं ऐसा बोलूं, एवरी असेसी इज अ पर्सन, बट एवरी पर्सन इज नॉट असेसी। एवरी असेसी इज अ पर्सन, बट एवरी पर्सन इज नॉट असेसी। आप सब लोग, मैं हूं, ठीक है, हम सब लोग पर्सन हैं, बट मैं असेसी हूं, मैं टैक्स भी भरता हूं, तो मैं असेसी हूं। आप है वो पर्सन हो, आप टैक्स नहीं भरते, आप असेसी नहीं हो, आप क्या हो, पर्सन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, असेसी। असेसी मींस, इट मींस एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है हु इज लाइबल टू पे एनी टैक्स या एनी अदर सम, कोई फीस है, पेनल्टी है, कुछ भी पे करने के लिए आप लाइबल हो, तो आप बन जाओगे असेसी। अब एक और चीज समझना, लेकिन असेसी में कुछ डीम्ड असेसी और आएंगे। कौन कौन से, पहला, इट इंक्लूड्स एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट। मींस किसी की कोई प्रोसीडिंग चालू हो गई, प्रोसीडिंग का मतलब होता है असेसमेंट चालू हो गया, प्रोसीडिंग का मतलब होता है असेसमेंट चालू हो गया। जैसे मैं आपके केस में बता दूं कि आपके केस में क्या होगा कि आप जो है वो, आप असेसी नहीं हो, आप असेसी नहीं हो, आप पर्सन हो, लेकिन मान लो आपके ऊपर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल गई, और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, आप पे सीधा कोई असेसमेंट चालू कर दिया। तो जैसे ही आप पे कोई असेसमेंट चालू किया, तो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, तो आप असेसी बन गए। तो कुल मिला के अगर किसी पर्सन पे कोई भी अगर प्रोसीडिंग चालू हो जाती है इनकम टैक्स में, आप पे कोई असेसमेंट चालू हो गया, आपको कोई नोटिस आ गया, तो इसका मतलब आप क्या बन गए, आप भी असेसी बन जाओगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन in respect of whom any proceeding under the act has been taken for the assessment of his income, या तो आपकी खुद की इनकम से रिलेटेड, या इनकम ऑफ एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, या किसी और पर्सन की इनकम बट उसके लिए आप असेसेबल हो। ये कब होता है, जैसे क्लबिंग के केस में आपके बच्चे की इनकम है, तो आपके बच्चे की जो इनकम है उसमें आपका बच्चा तो असेसेबल है नहीं, वो तो माइनर है, तो उसके लिए आप टैक्स भरोगे, तो आप उसके लिए क्या हो जाओगे, आप असेसी बन जाओगे, क्योंकि आपकी खुद की इनकम या किसी और की इनकम, या फिर कोई लॉस सस्टेन बाय हिम एंड सच और सब अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन का लॉस है, उससे रिलेटेड असेसमेंट होता है, या कोई अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम फॉर सच अदर पर्सन, या आप पे या किसी और का रिफंड है जो आपको मिलने वाला है, तो आप क्या बन जाओगे, असेसी बन जाओगे। अब एक और चीज समझना, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है,
एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर मान लो आप कहीं डीम्ड टू बी एसएससी हो, जैसे ट्रस्ट के केस में जो है वो ट्रस्टी को अपन रिप्रेजेंटेटिव एसएससी मानते हैं। जो ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट में जितने भी ट्रस्टी है वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है, इसको बोलेंगे डीम्ड टू बी एसएससी। और एक और पॉइंट आता है, दैट इज एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन। अगर आप कहीं एसएससी इन डिफॉल्ट बन जाते हो, तो जैसे ही आप एसएससी इन डिफॉल्ट बन जाते हो तो उस केस में भी आप क्या बनोगे, एसएससी बन जाओगे। तो मैं आपको ऐसा बोलूं कि ऐसे याद रखेंगे अपन। सबसे पहली चीज, सर पर्सन में कौन होते हैं, ये 7 पर्सन होते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपीबीआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एसएससी कौन होगा, एनी पर्सन लाइबल टू पे एनी टैक्स और एनीथिंग इन द इनकम टैक्स एक्ट, वो पर्सन बन जाएगा एसएससी। बट एसएससी में कौन आएगा, किसी भी प्रोसीडिंग चालू हो गई, मींस असेसमेंट चालू हो गया आपका खुद का या किसी और से रिलेटेड आपके हाथ में, जैसे क्लबिंग के केस में आपके हाथ में असेसमेंट होता है किसी और का, तो अगर किसी का असेसमेंट चालू हो गया तो उस केस में भी आप एसएससी बन जाओगे। या फिर मान लो आप इनकम टैक्स में डीम्ड एसएससी हो, डीम्ड एसएससी मींस कहीं पे लिखा हुआ है कि आप एसएससी हो करके, तो आप एसएससी बन जाओगे। या फिर एसएससी इन डिफॉल्ट, ये एसएससी इन डिफॉल्ट अपना बहुत सारी जगह आएगा, जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे तो आपको समझ में आएगा एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है। कहीं आपने इनकम टैक्स में डिफॉल्ट कर दिया तो उस केस में भी आपको एसएससी माना जाता है करके, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये वाला जो लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको अपन सेक्शंस के साथ में पढ़ेंगे। जो सेक्शंस होती है वो सेक्शंस के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीजें आपको आगे जाके इन डिटेल में आपको मिलेगी। ये क्या चीज है, एक चीज ध्यान रखना, आपको अपना इनकम टैक्स कब भरना पड़ता है, असेसमेंट ईयर में। मींस आप प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हो और इनकम टैक्स जो भरना पड़ेगा वो असेसमेंट ईयर में भरना पड़ता है। बट देयर आर 4 एक्सेप्शनल केसेस, 4-5 बेसिकली, उसमें आपको इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर में ही भरना पड़ेगा। मींस प्रीवियस ईयर में हो और प्रीवियस ईयर में ही आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मुझे 1 मिनट देना, आपके डाउट दिख नहीं रहे मुझे। हाँ भाई, अगर कोई पर्सन है वो नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। हाँ, फाइनेंस रूल क्या होता है, फाइनेंस रूल तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा। फाइनेंस रूल और फाइनेंस एक्ट में क्या फर्क है, फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस रूल क्या होता है। रूल्स तो मतलब कोई चीज को लाइक नोटिफाई करते हो, रूल जैसे आईटीआर फॉर्म है, आईटीआर फॉर्म कहाँ देंगे, रूल्स में देंगे। आप क्या पूछ रहे हो प्रियांशी, चलिए कोई बात नहीं। मैं अभी बात कर रहा था कि हमेशा क्या होता है, देखो आप जो इनकम कमाते हो प्रीवियस ईयर में, उस पर टैक्स कौन से ईयर में भरते हैं, असेसमेंट ईयर में। बट 5 एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें क्या होगा ना, आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब प्रीवियस ईयर में कमाओ, हाथों हाथ टैक्स भरो। ये कब होता है, एक तो ऐसा वाला केस जो नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, जो सेक्शन 172 हम पढ़ेंगे। नॉन रेजिडेंट मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस, ये नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस क्या होता है, आप समझिए कोई फॉरेन की शिप है, वो इंडियन पोर्ट पे आती है और इंडियन पोर्ट से कुछ माल भर के चली जाती है। हमको कैसे पता रहेगा ये वापस आएगा या नहीं आएगा, ये जो शिप है वो वापस आएगी या नहीं आएगी, वो अपने को पता नहीं। तो उस केस में क्या होता है पता है, उस केस में उस पे उसी टाइम टैक्स ले लिया जाता है। एडवांस टैक्स अलग चीज होती है, एडवांस टैक्स तो एक टेंटेटिव टैक्स होता है, फाइनल टैक्स असेसमेंट ईयर में लिया जाता है। इन 5 केसेस में क्या होता है पता है, प्रीवियस ईयर में ही आपका असेसमेंट ईयर हो जाता है। मतलब प्रीवियस ईयर में ही आपकी इनकम कैलकुलेट की जाती है, आपको टैक्स भर दिया जाता है, प्रीवियस ईयर में ही सब कर दिया जाता है। मीन असेसमेंट ईयर में तक रुकते नहीं है, प्रीवियस ईयर में ये सब कर दिया जाएगा इन 5 केसेस में। पहला, अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिप लेके आया,
और जब नॉन रेजिडेंट शिप लेके आया और जब वो मतलब जा रहा है तो उसी को वहीं से पकड़ लिया जाता है पोर्ट पे और उससे टैक्स ले लिया जाता है। एक तो वो केस। दूसरा, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है और असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये बंदा है वो विजय माल्या बन सकता है, अगर इनको लगता है ऐसा कि कोई इंडिया पर छोड़ के बंदा परमानेंटली इंडिया से बाहर जा रहा है और असेसिंग ऑफिसर को जब ऐसा फील हो रहा है कि इसको पकड़ के अभी टैक्स ले लेना चाहिए, इसका असेसमेंट अभी कर लेना चाहिए, तो वो अभी कर देते हैं। या फिर अगर आपने कोई ऐसी एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया था, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल हमारे मुंबई में गणपति का सीजन रहता है, तो गणपति की सीजन के लिए आपने क्या बनाया, गणपति सीजन के लिए हमने एक एओपी बनाया कि हम चलो पैसा इकट्ठा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और उसमें कुछ प्रॉफिट हो गया। अब एक बात बताओ, अगर इसमें भी असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि ये पर्टिकुलर इवेंट के लिए था और वो इवेंट खत्म हो गया, तो प्रीवियस ईयर में ही हमसे क्या करेंगे, वो टैक्स ले लेंगे। या फिर अगर मान लो आप क्या करते हो, टैक्स बचाने के लिए आप कोई प्रॉपर्टी बेच के भागने वाले हो, मींस प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, क्यों, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए। देयर में भी पॉसिबिलिटी कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो टैक्स बचाने के लिए, और एओ को ऐसा लग रहा है कि ये बंदा ऐसा कर रहा है, तो उससे अभी टैक्स लिया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, मेरे पास सिर्फ प्रॉपर्टी है और मैं इंसॉल्वेंट होने वाला हूं, मुझे पता है इंसॉल्वेंट होने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास टैक्स भी भरना है, पैसा यही नहीं, कुछ नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मेरी प्रॉपर्टी पहले ही ट्रांसफर कर देता हूं किसी को, मैं मेरी वाइफ को किसी और के नाम पे ऐसे मैं ट्रांसफर कर देता हूं। तो अगर मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, वैसा कुछ कर रहा हूं करके डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, और वहां एओ को लगता है, तो वो हाथों हाथ मेरे से टैक्स कैलकुलेट करके और टैक्स ले सकता है। या फिर अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, अगर आपका कोई बिजनेस है और वो बिजनेस अगर आपका डिसकंटिन्यू हो गया और अब आप आगे जाके इस साल कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो ऐसा अगर एओ को लगता है तो वो ऐसा कर सकता है। इन सब में मैं बता दूं, ये जो लास्ट वाले 4 केस है ना, ये 4 केस में तभी होता है जब एओ को ऐसा लगता है, इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है। पहला केस तो मैंडेटरी है, जिसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे विद द पीजीबीपी टॉपिक, कि जो ये फॉरेन की शिपिंग कंपनी आती है उस पर टैक्स कैसे लगता है। लेकिन ये 4 केस कैसे है, जब इंडिया से कोई पर्सन भाग के जाने वाला है, या फिर आपने एओपी बीओआई कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई, वो पर्पस खत्म हो गया, या फिर आप टैक्स को बचाने के लिए अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके भाग रहे हो, तो अभी हाथों हाथ टैक्स लिया जा सकता है, एंड आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है। तो ये 4 केसेस में अगर एओ को लगता है, असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ऐसा करना चाहिए, तो वो आपका टैक्स ले सकता है करके। ठीक है, चलो गाइस, थैंक्स अलॉट, आज के लिए इतना बहुत है। कल से अपन चालू करेंगे प्रैक्टिकल वाला पार्ट, और कल मैं आपको सिखाऊंगा टैक्स निकालते कैसे है, टैक्स कैसे निकालते हैं, उसमें मार्जिनल रिलीफ क्या होती है, बहुत सारी चीजें हैं वो हम सीखेंगे कल। शेयर मार्केट की इनकम जो होती है उस पर कैसे टैक्स लगता है, क्या लगता है, तो कल अपन चालू करेंगे इसके आगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। आज हमने जो पढ़ा बेसिकली नॉर्मल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, वो आज हमने पढ़ी। बेसिक बेसिक में आपको बताया लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है उसके बारे में, फिर आपको मैंने बताया एक वोडाफोन का जजमेंट है, उसके थ्रू आपके दिमाग में कुछ चीज़ें क्लिक हुई होगी, लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो होती है, तो उसके बारे में आज मैंने आपको बेसिक्स है वो आपको बताया। कल से अपन चालू करेंगे आपके एग्जाम के लिए टैक्स रेट क्या क्या है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी बीओआई, सबके लिए। ठीक है, चलो ऑफिस जाना है, आप सब लोग एक काम करिए, ऑफिस जाइए। हाँ राहुल गुप्ता कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर कम काटोगे तो प्रॉब्लम है, ज्यादा काट सकते कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स अलॉट पीपल, कल भी अपन इसी टाइम पे ऐसे ही आएंगे। बुक का डिलीवरी ट्रैक कर सकते हो आप, हमारे स्टाफ से बात करिए, हम सबके लिए बुक डिस्पैच कर चुके हैं। अगर आपके लिए अभी आपने लेट एडमिशन लिया है तो उस केस में आपको बुक मिल जाएगी 1-2 दिन में, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आपको लेक्चर मिस नहीं करना है। ठीक है, चलो थैंक्स अलॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।